सरदार पटेल एक ऐसा नाम जिनको कहते हैं कि लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। भारत को एकत्रित करने में या भारत को गणराज्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है कि बहुत सारे राजा थे, प्रिंसली स्टेट थे, उन सबको एक किया। आज हम ऐसी लाइब्रेरी में बैठे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद हम कहाँ बैठे हैं थोड़ा सा बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में आनंद जिले के एक गांव में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। वह 5 भाई थे। एक सामान्य किसान परिवार से आते थे। बहुत कठिन परिश्रम करके बड़े मेधावी थे। बचपन से ही बहुत चरित्रवान थे। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। सरदार पटेल जब मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, वह स्कूल उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर था। वो जिस रास्ते से आते जाते थे, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था। हजारों लाखों लोग उस रास्ते से आते जाते थे। सबको उससे ठेस भी लगती थी, लेकिन उसे उस रास्ते से किसी ने नहीं हटाया। सरदार पटेल जब आते थे तो इनके गांव के और भी 4-5 लड़के आते थे, और वो 4-5 लड़कों के साथ जब सोमवार को लौटते थे तो पहले तो सरदार सबसे आगे चलते थे। उस दिन सरदार सबसे पीछे चले। वो 4-5 लड़के 1 किलोमीटर दूर चले गए तो देखा कि सरदार तो वही नहीं। उस वक्त इनको वल्लभ भाई कहते थे। वल्लभ भाई नहीं। तो देखा कि वल्लभ भाई पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो वल्लभ भाई की नज़र उस पत्थर पर थी जिससे सबको ठेस लगती थी। लेकिन लाखों लोगों ने देखा उस पत्थर को, लेकिन किसी ने उसे हटाया नहीं। सरदार ने उस दिन संकल्प लिया कि आज मैं इस पत्थर को हटा दूंगा, और उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। तो इस तरह की कई घटनाएं घटी। जो उनमें त्याग था, जो उनमें बलिदान की भावना थी, कि वो उन्होंने जब अपनी वकालत शुरू किया तो उन्होंने उनकी इच्छा हुई कि मैं बैरिस्ट्री करूं, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए जाऊं। उस वक्त 10,000 रुपये खर्च आते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से वो 10,000 रुपया जमा किया, और उन्होंने पहले जब भेजा तो इनसे जो बड़े भाई थे उनका भी नाम भी से था, भी पटेल, विठल भाई पटेल, और इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। तो इनके नाम से जो पत्र आया वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसमें पत्र हाथ लगा विठल भाई पटेल को। तो विठल भाई पटेल बड़े थे, पैसा इन्होंने जमा किया था। नामांकन का पत्र इनके लिए आया था, लेकिन उसमें बीपी लिखा हुआ था, बीवी लिखा हुआ था। तो विठल भाई ने कहा कि देखो, सब लोग क्या कहेंगे कि छोटा भाई बैरिस्ट्री पढ़ने चला गया लंदन, तो बड़ा भाई बैठा ही रह गया। इसलिए ऐसा करो कि मुझको जाने दो। और वो चले गए, उनको उन्होंने भेज दिया। फिर 3 साल बाद पैसा इकट्ठा करके ये गए और बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। जब इन्होंने अहमदाबाद हाई कोर्ट में जब इन्होंने वकालत शुरू किया, इनकी वकालत खूब चली। तब तक 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, और उन्होंने बिहार के चंपारण में किसानों के कल्याण के लिए एक आंदोलन किया, जो चंपारण आंदोलन के नाम से मशहूर है।
और एक दिन के लिए उनको वहाँ अहमदाबाद क्लब में, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके मेंबर थे, ये आए, वहीं गांधी से मुलाकात हुई और उसी में उन्होंने संकल्प लिया कि अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। और उन्होंने यह संकल्प लेकर उनका साथ दिया और तब से लेकर के 1917 से लेकर 1940 ईस्वी तक अहमदाबाद कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष रहे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ये ट्रेजरर रहे और भारतवर्ष का पूरा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल संगठित करते थे, इसका संचालन करते थे। इस बीच में हिंदुस्तान में कांग्रेस के जितने मकान बने, जिस जिले में बने या जिस प्रांत में बने, उस सब को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। सरदार पटेल के घर में उस जमाने में 20 से 25 लाख रुपए हर समय रखे रहते थे, लेकिन सरदार के पास एक चप्पल, 2 धोती, 2 कुर्ता और एक चादर और एक बंडी, इससे अधिक और कुछ नहीं होता था। ऐसा जो पुरुष होता है, इसीलिए जब पहला आंदोलन किसानों का खेरा में हुआ चंपारण के बाद, और जब 1928 में बारदौली में हुआ किसानों का आंदोलन, जो हिंदुस्तान का, ऐसे तो और लोगों ने छिटपुट किया था, लेकिन यह राष्ट्रीय आंदोलन बना और इसी में इनकी सफलता, जिसका वर्णन बहुत है लेकिन मैं आपको संक्षेप में कहता हूँ कि उसी आंदोलन की सफलता के बाद गांधी ने इनको सरदार की पदवी दिया और तब से इन्होंने कांग्रेस में प्रेसिडेंट रहे तब, प्रेसिडेंट न रहे तब कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे। अब आपके प्रश्न पर आता हूँ कि जहाँ हम बैठे हैं, यह मकान लुटियन जोन का सबसे पहला मकान है। यह मकान लुटियन जोन का सबसे पहला मकान है और लुटियन जोन के 3 ठेकेदार थे और यहाँ पर जो 3 मकान है, उस 3 मकान में इस लुटियन जोन को बनाने वाले 3 ठेकेदार रहते थे। सर शोभा सिंह और उनके पिता सुजान सिंह रेलवे के सबसे बड़े ठेकेदार थे उस वक्त। उन्हीं को जिम्मेदारी मिली थी यह लुटियन जोन बनाने की। इसके जो बगल वाला मकान है, वह मकान सर सुजान सिंह को मिला था और उसी में सर शोभा सिंह ने रह करके इस पूरे लुटियन जोन का निर्माण किया था। वो सबसे प्रमुख ठेकेदार थे। लेकिन आप दिल्ली में देखेंगे कि सब जगह जो 1912 से लेकर के 1932 तक इसका निर्माण होता रहा, उसमें जो लाल पत्थर लगा हुआ है, वो राजस्थान से जो लाल पत्थर का, जितना लाल पत्थर लगा हुआ है, वो सारे पत्थर का यही ठेकेदार जो थे ये सप्लाई करते थे। और इन सब लोगों ने मिलकर के लुटियन जोन बनाया, जिसमें पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन से लेकर के ये सारे मकान बने। फिर यह मकान सिंध के एक नवाब ने खरीद लिया। लेकिन जब देश में हलचल मचने लगी, जब जिन्ना ने देश के बंटवारा की मांग रखी, तो ये जिन्ना से बड़े करीब थे नवाब साहब, और ये मकान छोड़ के, और लोग तो 46 में गए लेकिन ये 45 में ही चले गए। ये पहला इवेक्यू प्रॉपर्टी थी और जब ये मकान खाली था, ये हिंदुस्तान का सबसे पहला इवेक्यू प्रॉपर्टी थी। जब लास्ट वायसराय यहाँ आए
उनकी तस्वीर भी है, आप देखिए, माउंटबेटन की तस्वीर है। माउंटबेटन आपको बताऊं कि वायसराय से मिलना किसी के लिए कठिन होता था। वायसराय से मिलना लोग सौभाग्य समझते थे, और वह वायसराय सरदार पटेल से मिलने आया। और देखिए सरदार पटेल उसको कैसे एक स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहे हैं। ही वॉज लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, और उनकी मदद से उन्होंने इस मकान को खरीदा। एस.के. पाटिल बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन होते थे और उस कांग्रेस के ट्रेजरर भी होते थे। तो वहाँ उस वक्त 7 लाख रुपया भावनगर कांग्रेस में बचा था, जो रुपया जमा था। उसी रुपये से उन्होंने इस भवन को 1945 में खरीदा। और यहाँ ये देखिए एक तस्वीर है सामने महात्मा गांधी की, और वो जीना देखिए, और ये जीना देखिए। तो 1946 में इस देश के सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी ने इस भवन का उद्घाटन किया। तब से लेकर 2 वर्ष 47 में देश आज़ाद हो गया। तो यहाँ उठना बैठना तो था, लेकिन अभी बजाबता ऑफिस आया नहीं था, शिफ्ट कर रहा था। क्योंकि इसके पहले 1915 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद का स्वराज भवन था। स्वराज भवन से आते आते इसको 3 साल लगे, और 3 साल के बाद यह कांग्रेस का मुख्यालय बना। कांग्रेस ने 57 वर्षों तक अक्षुण्ण राज्य किया इस देश पर, और उन 57 वर्षों में 45 से लेकर के 46 से लेकर के 1969 तक कांग्रेस का मुख्यालय यही था। और 1946 से लेकर के 1969 तक जो भी निर्णय हुए वो तो यही हुए। लेकिन आप जानते हैं कि 69 में कांग्रेस बट गई, और इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 2 कांग्रेस हो गई। तब से लेकर फिर 77 से एक आंदोलन जो शुरू हुआ 74 में, और 80 में सरकार जो बनी। तो फिर 80 से 85 तक मोरारजी और चौधरी चरण सिंह की सरकार गई। फिर चुनाव हुआ 85 में, और फिर 85 में इंदिरा गांधी 80 में ही चुनाव हो गया, और 80 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। फिर उनकी हत्या हुई, फिर राजीव गांधी बने। फिर जो सरकारें बनी जनता पार्टी की या जनता दल की, जिसमें गुजराल, देवगौड़ा, फिर वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, तब भी हिंदुस्तान की राजनीति का यही केंद्र रहा, यही कार्यालय रहा। आज भी भारत सरकार के एक हिस्से का कार्यालय यहाँ ऊपर चलता है। आप कह सकते हैं कि यह जो भवन है, इससे इम्पोर्टेंट भवन इस पूरे लुटियन जोन में कोई नहीं है। दिल्ली में लाल किला का अपना इतिहास है, या और दूसरे भी यहाँ 7 राजा रहे, 7 बार दिल्ली बनी और बिगड़ी, उसका अपना एक महत्व रहा है। लेकिन आज़ाद भारत में हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख केंद्र यही भवन है। हिंदुस्तान का जो नवनिर्माण हुआ, 662 देसी नरेश थे यहाँ,
जो 662 उनके अपने राज्य थे, उनका अपना कानून था, उनका अपना सेक्रेटारिएट था, लेकिन उसमें से 100 तो चले गए पाकिस्तान में, लेकिन 562 देसी राज्यों को एक सप्ताह के अंदर, ये विश्व में कहीं कोई दूसरा इतिहास नहीं है। विश्व के किसी दूसरे देश में सिर्फ एक इतिहास है जिसके बिस्मार्क को कहते हैं। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के 5 सूबों को मिला करके एक ज्वाइंट जर्मनी बनाया, लेकिन विश्व के किसी इतिहास में, किसी देश में 562 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एक सप्ताह के अंदर एक अखंड भारत बनाने का श्रेय इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एकमात्र है पूरे विश्व के इतिहास में। उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। 1950 में आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तो रहने के लिए चले गए, जो यहाँ के कमांडर इन चीफ का मकान था, जो तीन मूर्ति के नाम से जाना जाता है, वह तो राजभवन है, लेकिन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज भी वह मकान मौजूद है। औरंगजेब रोड में पहला मकान, वो 3 कमरे का मकान था। उसी 3 कमरे में बैठकर वह स्वयं और उनकी पुत्री और उनकी पत्नी का देहांत जब 35 वर्ष के थे तभी हो गया था। उन 5 भाई थे, 5 भाइयों के साथ ये दुर्भाग्य हुआ कि 5 भाई जब 35 वर्ष की उम्र में आए, उनकी पत्नियां इस दुनिया से चल गई। इसलिए वो बड़ा कहते भी थे अपने गपशप में कि हम 5 बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम 5 भाई 5 साल के अंदर, सब एक ही साल के छोटे बड़े थे, 5 साल के अंदर विधुर हो गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्ति, इतना त्यागी, इतना तपस्वी, इतना कर्मठ, इतना काबिल कोई दूसरा राजनेता हिंदुस्तान में नहीं। इतना बड़ा संगठक। जब देश आज़ाद हुआ था तो इस राज्य में, इस देश में सिर्फ 15 सूबे थे। उन 15 सूबों में जब रिजोल्यूशन हुआ कि अब देश आज़ाद हो रहा है तो कौन प्रधानमंत्री बने, तो 9 सूबों ने, 11 सूबों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुन लिया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक सूबा ने जवाहरलाल के फेवर में और 3 सूबा ने, चूंकि प्रेसिडेंट थे उस वक्त आचार्य कृपलानी, उनके पक्ष में मतदान किया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने इशारा किया और कहा कि सरदार, देश चाहता है कि जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने, तो एक क्षण का विलंब नहीं हुआ और वो जो फोटो है वो ऐतिहासिक फोटो है, वो ऐतिहासिक तस्वीर आप देखिए। इसी कमरे में जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वही निर्णय हुआ है, पहले वर्किंग कमेटी ने किया है, बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी ने किया है। और किस हंसते हुए, किस सौहार्द के साथ उन्होंने जवाहरलाल के फेवर में प्रधानमंत्री का पद ट्रांसफर कर दिया। तो यह जो लाइब्रेरी है, आज़ादी की लड़ाई जहाँ से शुरू हुई 1885 में, तब से लेकर आज तक का जो भी इतिहास है इस देश के विकास का, इस देश के संघर्ष का, इस देश के बलिदान का, वो तमाम इतिहास
इसी कमरे में, इसी लाइब्रेरी में अच्छा गया है। रखी गई है। इसलिए इतना ऐतिहासिक स्थान हिंदुस्तान में और कोई दूसरा नहीं है। ठीक। पांडे जी, कश्मीर की बहुत बात होती है, थोड़ा सा माइक थोड़ा शिफ्ट कर। हाँ, ठीक है। कश्मीर की बहुत बात होती है कि कश्मीर एक तरफ जब कबाली घुस गए और वैसे इंट्रूडर्स घुस गए, तो सरदार पटेल ने एक निर्णय लिया और फौज को भेजा। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि क्या हुआ था उस समय एक्चुअल में, और क्या नेहरू जी इस बात के समर्थक थे या नहीं थे। थोड़ा मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपके पास आऊँ, फिर आपके पास आऊँ दोबारा। देखो, संबंध में मेरी जितनी जानकारी है, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह गौर, जब देश को आज़ादी दी 1947 में, तो उस आज़ादी के जो अधिनियम था, उस अधिनियम में यह व्यवस्था की थी अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तान की जो देसी रियासतें हैं वो जो भारत के साथ मिलना चाहें वो भारत के साथ मिल सकती हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहें वो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं। इसके अलावा एक तीसरा विकल्प भी रखा था उन्होंने कि जो आज़ाद रहना चाहें वो आज़ाद रह सकती हैं, दोनों में कहीं न मिले वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रख सकती हैं। और इसी मानसिकता के हरि सिंह गौर भी थे। हरि सिंह जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, उनका दृष्टिकोण यही था कि हम अपनी रियासत को न पाकिस्तान में विलीन करेंगे और न भारत में, हम उसको आज़ाद रखेंगे। ठीक। इधर भारत की आज़ादी का और जो देसी रियासतों का विलीनीकरण था, उस काम में सरदार पटेल बड़ी फुर्ती से लगे हुए थे। जैसा आपने बताया कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने सारे 562 रियासतों को कैप्चर कर लिया। लेकिन जब जम्मू की बात आई तो जम्मू में चूँकि वहाँ के राजा का दृष्टिकोण यह था कि हम अपनी राज्य को हम स्वाधीन रखेंगे, इसे न हम पाकिस्तान में ले जाएंगे न भारत में ले जाएंगे। सरदार पटेल की मानसिकता ये थी कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान की इच्छा ये थी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। मानी उनकी आज़ादी के समर्थक न भारत था न पाकिस्तान था। जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान पे कबायली हमला होता है। कबायली हमला उसको कहते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति है कि उसमें पाकिस्तान की जो सेना थी वो भी उसकी सहयोगी थी, वो कबायली नाम भर था। और वो ऐसा मौका था कि हरि सिंह गौर उस आक्रमण का सामना करने की स्थिति में समर्थ नहीं थे। उनकी सेनाएं इतनी समर्थ नहीं थी कि उस आक्रमण को वो विफल कर सकें, और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और सरदार पटेल को इंटरफेयर करने का मौका मिला। सरदार पटेल की ये फुर्ती थी कि उन्होंने तत्परता दिखाई, अपनी सेनाएं भेजी, और हरि सिंह से चाहे ये कह लो कि उनकी मर्जी से हुआ चाहे जबरदस्ती हुआ, हम तो ये कहें सरदार पटेल का जो दृष्टिकोण था वो यही था कि सीधे आते हो तो आ जाओ, नेम टेढ़े करके लाएंगे। बड़ी सीधी सी बात, और इसको हम गलत नहीं मानते। राष्ट्र के हिसाब से बड़ा सही कदम उठाने वाले व्यक्ति थे वो। ऐसी रियासतें केवल जम्मू कश्मीर भी नहीं थी, निजाम हैदराबाद था, हमारे यहाँ का बस्तर का राजा था, सभी इस तरह के लोग थे जो अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहते थे, और उनको इसी टेढ़े रास्ते से ही सरदार पटेल लाए, और इसको हम अच्छा मानते थे। किसी देश के लिए ये कदम उठाने की क्षमता जिस नेता में नहीं हो वो देश क्या बनाएगा। हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। सरदार पटेल का दृष्टिकोण मैं पंडित नेहरू से बहुत बेहतर मानता हूँ देश के लिए। चंद्रवीर जी, आप क्या सोचते हैं सरदार पटेल के बारे में, किस तरह से आपकी राय है? मेरी राय दादा राम नगीना जी से बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा अभूतपूर्व काम सरदार पटेल ने किया कि जो रियासतें स्वयं स्वतंत्र और सॉवरियन जो रियासतें थीं उनको एक राष्ट्र में बदला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश की वो पीढ़ी, जो उत्तराधिकारी पीढ़ी, वो सफल मानी जाती है कि जो उनके पूर्वजों द्वारा काम छोड़ा गया है वो आगे बढ़े। अब हमारा मानना है कि भारत का जो विभाजन था वो हमारी ज़रूरत नहीं थी, वो साम्राज्यवादियों की ज़रूरत थी। और हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि जो भारत के पिछले 500 साल में 35 देश जो भारत से टूटे हैं उनको फिर पुनः एकीकृत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी सरदार पटेल के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आप कुछ जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात मैं आपसे ये कहूँ कि जब बंटवारा
कबूल हो गया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनना जब तय हो गया, बड़ी चालाकी से जिन्ना ने एक पाकिस्तान पूरब लिया और एक पाकिस्तान पश्चिम लिया, और जिन्ना की ही माने व्यवस्था में 5 राज्यों ने, जिसमें 3 मुस्लिम राज्य, जिसमें सबसे बड़ा निजाम हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ जो हिंदुस्तान के बीच में था, लेकिन उसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और जाएंगे। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे बड़े आदरणीय नेता हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ, परंतु सरदार की जो दूरदृष्टि थी और सरदार की जो दृढ़ता थी, अगर सरदार कैबिनेट से राय लेकर कदम उठाते तो जो आज एक नाशूर है कश्मीर, वह जूनागढ़ और हैदराबाद आज भी हमें दर्द देता रहता। लेकिन अपने बलबूते सरदार ने आर्मी को डायरेक्शन दिया और आर्मी हैदराबाद को 24 घंटे में कब्जा किया, और निजाम दूसरे दिन जब सरदार पटेल वहाँ उतरे हवाई अड्डा पर, तो निजाम हीरों की थाली लेकर उनका स्वागत किया। और ये जो भुट्टो प्रधानमंत्री हुए थे, भुट्टो के पिता जूनागढ़ में वही वहाँ के नवाब के दीवान थे, और उन्हीं की वजह से ये स्थिति पैदा हुई थी, और यही स्थिति जूनागढ़ में भी हुआ, और जूनागढ़ भी एक रात के अंदर सरेंडर किया। और ये 2 नाशूर तो उन्होंने तत्काल, लेकिन यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हरि सिंह बड़े अच्छे मित्र थे सरदार पटेल के, लेकिन चूंकि वहाँ से इनके पूर्वज कश्मीर में रहते थे, जवाहरलाल का वहाँ इंटरफेरेंस था, और इनके बड़े घनिष्ठ मित्र जो वहाँ के सबसे बड़े आंदोलनकारी थे शेख अब्दुल्ला, इस वजह से वो बीच थोड़ा सा फंसा, जिसका आज भी हम लोग भोग रहे हैं। अगर वह भी सरदार पटेल ने अपनी स्वेच्छा से कदम उठा दिया होता तो आज हिंदुस्तान के सामने, चूँकि वो सोते थे, जागते थे, और आप समझिए दिन भर अगर कुछ सोचते थे दिन रात, तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते थे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और अगर उनके पास थोड़ा जीवन और रहता तो वो अखंड भारत बनाते। वह जो आज अखंड भारत सिर्फ पाकिस्तान, और चूँकि आपने देखा हिंदुस्तान का, आप मैप देखेंगे, जवाहरलाल ने जो पुस्तक लिखा है डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें एक नक्शा है अशोक के पीरियड का। वह जो भारत का मैप था, उस सबसे बड़ा मैप है, जहाँ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जावा, मात्रा, सुमात्रा, लंका, नेपाल सब भारत का हिस्सा है। सरदार की कल्पना इस देश के लिए कुछ ऐसी ही थी, और सरदार ने जो कल्पना किया था, आज उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी रहे, आज उनकी पुण्यतिथि है। यहाँ से 3 दिन पहले जीवन का अंतिम दिन उनका जो बीता, वो यहाँ से बम्बई गए थे। सरदार को दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद में कहीं अपना मकान नहीं था।
सरदार की एक पुत्री और एक पुत्र। और उनकी पुत्री अविवाहित रह करके सरदार की सेवा में लगी रही, और जो पूरे भारत को चलाता था, जो पूरे भारत की पार्टी को चलाता था, जो पूरे भारत की सरकार को चलाता था, उनकी जब मृत्यु हुई तो जो भी गाड़ी थी, जो भी स्टाफ थे, सबको उन्होंने वापस कर लिया। और 36 लाख रुपए जो जमा थे कांग्रेस पार्टी के, वह दूसरे ही दिन आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो लौटा दें। और जब वो पार्लियामेंट की मेंबर बनी, वो बस में बैठ करके आती थी। घनश्याम दास बिरला बड़े हितैषी थे थ्रू आउट लाइफ सरदार पटेल के। उन्होंने जब जा कर के कहा कि सरदार की बेटी जाती है बस में बैठ करके, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, और कुछ मत लो, ये पेवन की साड़ी पहन करके तुम जाती हो पार्लियामेंट, ये मुझे अपमान लगता है। लेकिन मनी वैन ने कहा कि बस में जाना और पैदल जाना और फटी हुई साड़ी पेवन लगा कर पहनना, इसी में सरदार का सम्मान है, और उसे वो मैं कलंकित नहीं करूंगी एक गाड़ी लेकर के और एक ड्राइवर लेकर के। ये जो चरित्र था ना, वो सरदार के अंग अंग में, कण कण में, जो ये राष्ट्रीय चरित्र था, जो त्याग का चरित्र था, बलिदान का चरित्र था, यह खोजने से और कहीं नहीं मिलता। आज उनके पुण्यतिथि पर आप लोग आए, बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और आज सरदार के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करके जाइए।